आज का जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग एफपीएससी वगैरह और पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों के साथ साथ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो फातिमा जना थी वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, मतलब सदारती सिस्टम में वो सदर के ओहदे पे आना चाह रही थी और इलेक्शन लड़ रही थी। तो वो किसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी? तो इसका जो आंसर है वो है जनरल अयूब खान। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड करूं कि मैं जो भी एक पॉइंट बताऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे बताऊंगा। ठीक है। मसलन सबसे पहली बात यह है कि जो फातिमा जना थी वो यंगर सिस्टर थी कायद आज़म की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फातिमा जना की जो पैदाइश है वो मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी कवर हो जाए चीज़ें, थोड़े टाइम में ज़्यादा कवर करना है। वो है 30 जुलाई 1893। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फातिमा जना को मादरे मिल्लत भी कहा जाता है, मादरे मिल्लत। सही हो गया। नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि अब इनकी पैदाइश तो आपको पता चल गई है, अब ये डाइट या इनकी डेथ जो है वो किस ईयर में हुई थी, उसकी डेट क्या है? तो वो है 9 जुलाई 1967। ठीक है। और इनकी जो एज थी, मतलब जिस टाइम ये जब इनकी डेथ हुई थी इनकी एज थी 71 ईयर। उसके बाद ये कराची में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। और इनका जो प्रोफेशन था, ये क्वेश्चन पीपीएससी में काफ़ी टाइम आ चुका है कि इनका जो प्रोफेशन था वो कौन सा था प्रोफेशन। तो ये डेंटल सर्जन थी, डेंटल सर्जन। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा कि फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा, किसके अगेंस्ट लड़ा? जनरल अयूब खान के अगेंस्ट। और फिर हमने फातिमा जना से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने देख ली। ख़ास तौर पे जो आ चुका है मादरे मिल्लत पूछा जा चुका है अभी तक, और एज अ डेंटल सर्जन ये काम कर चुकी थी। ठीक है, इनका जो प्रोफेशन था तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आपने ठहरे मैं एक चीज़ कंप्लीट कर लूँ कि देखें, आपने जब भी तैयारी करनी है पीपीएससी एफपीएससी की, तो वो ऐसे नहीं है कि आप एक एमसीक्यू याद करो फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं होता। आपको चीज़ों को थॉरोली करना पड़ता है। ठीक है। कोई भी टॉपिक है उसको हर एस्पेक्ट से देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐड हो सकती है, तो इसलिए मैं उस तरह से आपको चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान ईच ईयर ऑन, मतलब कौन सी डेट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप लोगों को पता ही है, ये 23 मार्च पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी कि कौन से मुल्क ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ईरान ने किया था। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ईरान जो है उसने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये हम इसको एज अ मुस्लिम कंट्री लेते हैं। अगर हम नॉन मुस्लिम की बात करें, नॉन मुस्लिम कंट्री जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, तो वो यूएसए था, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं। ये स्पेलिंग वगैरह पे मत जाइएगा क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ तो इतना मैं ख्याल नहीं रख सकूंगा, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अमेरिका ने सबसे पहले एज अ नॉन मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को। ठीक है। और एक और है फ्रांस। फ्रांस के बारे में भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये पहला मुल्क था जहाँ पे पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहराया गया था। ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, पाकिस्तान फ्लैग वाज रेज्ड। ठीक है। तो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान को सबसे पहले कौन सी मुस्लिम कंट्री ने एक्सेप्ट किया? ईरान। नॉन मुस्लिम में कौन सा है? अमेरिका। और पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? तो वो है जी फ्रांस। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा और आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कि एक सिंध तास मुआहदा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किताबों में काफ़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है। तो सिंध तास मुआहदे में एक चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान को दी गई थी और कौन सी इंडिया को दी गई थी। इसे हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी, और जो ईस्टर्न है वो इंडिया को दी गई थी। अब इसमें आपको वेस्टर्न में पता होना चाहिए कि वेस्टर्न में क्या क्या है। ठीक है। इसमें जो रिवर्स हैं वेस्टर्न में, वेस्टर्न में जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रिवर्स हैं, उसमें एक इंडस है, उसके बाद झेलम है, उसके बाद चिनाब है। ठीक है। ये पाकिस्तान को दी गई वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में। क्वेश्चन
इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी थी कि क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है कि वो इंडस, झेलम, चिनाब और नन ऑफ अबव या कुछ लिख के आपको दे दें, तो आपको हर तरह से ये पता होना चाहिए। और जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न, ठीक है, ये इसमें जो रिवर्स आते हैं जो कि इसको मैं लिख लेता हूँ, बल्कि इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया को ये एलोकेट किए गए थे, इसमें रावी है, उसके बाद ब्यास है, और उसके बाद सतलज है। तो ये इंडिया को एलोकेट किए गए थे। इसके बाद डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है कि ये जो ट्रीटी है, इसको ट्रीटी बोलते हैं, साइंड, ये कब साइंड हुई, कब इस पे दस्तखत हुए थे? तो ये हुई थी सितंबर 1960 में, ठीक है, 19 सितंबर 1960 में हुई थी। और इसको एक और भी पीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है कि इस ट्रीटी को ब्रोकर्ड किसने किया था, मतलब मीडिएट किसने किया, ये ट्रीटी करवाई किसने थी, इसमें कौन मुलविस था? इसको ब्रोकर्ड का वर्ड याद रखें, ये आ जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था, इस ट्रीटी को, मतलब दो मुल्कों के दरमियान सिंतास मुआहदा करवाने वाला जो इदारा है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसमें फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो लोग थे जो कि ट्रीटी साइन कर रहे थे। तो पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास जो है वो अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान है, और इंडिया की तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये ट्रीटी साइन की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन की गई थी? तो ये है जी सितंबर 1960 में की गई थी। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या बनता है। आगे चलें। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान ने जो गवादर पोर्ट है वो किस कंट्री से ली थी, या गवादर बंदरगाह किस मुल्क से ख़रीदी थी? तो इसका आंसर है ओमान, ओमान से ली थी, सही है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो गवादर पोर्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जस्ट अ मिनट। गवादर पोर्ट जो है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी, ठीक है। और ये आपके बलूचिस्तान प्रोविंस में आ जाता है गवादर पोर्ट। उसके बाद इसको ओपन कब किया गया था? इट वाज ओपनड इन 2002, ठीक है। और इसको परचेज ओमान से किया था, लेकिन कब किया था? परचेज्ड फ्रॉम ओमान, और कब किया था इन्होंने जी? 8 सितंबर 1958 में किया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है, ठहरे मैं इसको ठीक कर लूँ, 8। नेक्स्ट आता है जी कि ऑफिशियली पार्ट कब बना था? ये सितंबर में तो परचेज कर ली थी ना, लेकिन गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कब बना था? मैं लिख लेता हूँ, ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये जो गवादर पोर्ट है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, पूरी बात लिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग साथ उसको नोट करते जाओ। तो पाकिस्तान का हिस्सा ऑफिशियली कब बना था? तो ये है जी 8 दिसंबर 1958, 8 दिसंबर 1958 में ये बना था। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि अच्छा ये तो एक पोर्ट है ना, अब पाकिस्तान के पास टोटल जो हैं वो 3 पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के पास 3 पोर्ट्स हैं, 3 बंदरगाहें हैं। इसमें एक तो आपके पास कराची पोर्ट है, दूसरे नंबर पे मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, और तीसरे नंबर पे गवादर है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। सही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान ने गवादर किस मुल्क से परचेज की थी? ओमान से की थी। गवादर कहाँ पे लोकेट करता है? अरेबियन सी, बलूचिस्तान सूबा है वहाँ पे। इसको ओपन 2002 में किया गया, मुशर्रफ ईरा की बात है। और इसको 8 सितंबर 1958 में परचेज़ किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? 8 दिसंबर 1958 में। और पाकिस्तान के पास कितनी बंदरगाहें हैं? टोटल 3 है, कराची है, मोहम्मद बिन कासिम है, और गवादर पोर्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान ने जो पोर्ट है गवादर, ये ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कत है,
ठीक है, तो ये मस्कत आज ओमान आज कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो ये 1958 जो हम अभी कर चुके हैं कि 1958 में इसको किया था। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है 28 मई 1998 1998 में किए थे। कहाँ पे किए थे, जगह का नाम या वो जो हिल्स हैं, तो ये चागी हिल्स पे किए थे। ठीक है, और ये जो चागी हिल्स हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लेते हैं। चागी हिल्स ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और ये जी टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। मैं स्पीड थोड़ी कम कर दी है ताकि आप लोगों को साथ साथ नोट डाउन करने में परेशानी ना हो। ठीक है, और टाइम क्या था, तो ये 3:15 पे किए थे। ठीक है, 15-15 मैंने लिख दी है, और 28 मई को किए गए थे। और ये जो चागी हिल्स हैं बलूचिस्तान में आती हैं, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको मज़ीद क्या पता होना चाहिए, बस काफ़ी है आपके लिए इतना। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन इन्वॉल्व था। तो ये हमारे पास जो नाम है वो इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। एक फैज़ अहमद फैज़ भी था और एक मेजर जनरल अकबर ख़ान है। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये दोनों इन्वॉल्व थे इसके अंदर। ठीक है, इसका जो मास्टर माइंड था ना, वो मास्टर माइंड वो आपका जो है वो मेजर जनरल अकबर ख़ान था। ठीक है, मेजर जनरल अकबर ख़ान। और इसमें ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये 1951 में हुई थी। उसके बाद इसकी जो अकबर ख़ान की जो बीवी है ना, ठहरे इसको कॉपी कर लेते हैं। अकबर ख़ान, अकबर ख़ान वाइफ, उसका नाम है जी नसीम शाहनवाज ख़ान। ठीक है, बेसिकली ये एक बात कही जाती है कि इस औरत ने अकबर ख़ान को मोटिवेट किया था कि ये जो है ये प्लॉट करे, या जो साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, इसको इनिशिएट करे। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है, अकबर ख़ान है। उसके बाद हमारे पास फैज़ अहमद फैज़ है, और फिर थर्ड वन हमारे पास उसकी बीवी का नाम है नसीम शाहनवाज ख़ान। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बलूचिस्तान ने सूबे का स्टेटस कब उसको मिला था, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब मिला था, तो ये मिला था 1970 में। ठीक है, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो भी लिख लेते हैं, वो है 1 जुलाई 1970। ठीक है, 1970 में ये हुआ था। और ये जो 1970 का ईरा है ना, इस टाइम कौन था, हुक्मरान कौन था, तो ये याह्या खान का टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर तो भुट्टो आ गया था, और वो फिर बांग्लादेश सेपरेशन और सारा कुछ, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, वो हम अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहे। उसके बाद बलूचिस्तान के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो है 42% जो एरिया है कवर करता है। ठीक है, पाकिस्तान का जो 42% एरिया है वो बलूचिस्तान कवर करता है। और इसकी जो लोकेशन है बलूचिस्तान प्रोविंस की, वो है साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो है क्वेटा, क्वेटा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का बिगेस्ट प्रोविंस है ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। और यहाँ पे जो डिश जो यहाँ पे फेमस है, जो मशहूर है, वो है सज्जी। ठीक है, फेमस है यहाँ पे। और इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, वो हैं जी 35। ठीक है, 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बलूचिस्तान में काफ़ी सारे रिवर्स भी हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर है बलूचिस्तान का, लार्जेस्ट रिवर जिसमें आता है वो है हिंगल, हिंगल रिवर। ठीक है, और जो बलूचिस्तान की डिवीजन्स हैं, मैं ठहरे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिवीजन्स ऑफ बलूचिस्तान, तो ये 7 डिवीजन्स हैं इसकी। सही हो गया। थोड़ा सा देख लेते हैं, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा कब मिला, 1970 में मिला था, 1 जुलाई 1970 में। कौन किसका दौर चल रहा है, किसका ईरा था, याह्या खान का ईरा था।
बलूचिस्तान कितना एरिया कवर करता है, तो ये 42% एरिया कवर करता है पाकिस्तान का। साउथ वेस्ट में ये मौजूद है, उसके जो एरिया लोकेशन आती है, कैपिटल इसका क्वेटा है, और सबसे बड़ा सूबा है एरिया के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं। सज्जी इसकी फेमस डिश है, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 35 हैं, जो डिवीज़न हैं वो 7 हैं, और जो लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पे वो हिंगल रिवर है। नेक्स्ट पे आ जाए। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि थॉरली पढ़ने में मज़ा आता है, इस तरह तो क्रैमिंग ही है बस सीधी सीधी। अच्छा, उसके बाद है जी कि मार्शल लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि थर्ड एंड लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ कौन सा था, मतलब उसकी डेट हम यहाँ से हमसे पूछी गई है, मैं खैर इसकी डिटेल में भी थोड़ा सा जाने वाला हूँ। तो ये है जी 5 जुलाई 1977, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है, 5 जुलाई 1977 में। अब देख लेते हैं मार्शल लॉ की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट मार्शल लॉ है, ठीक है। ये हुआ था जी 7 अक्टूबर 1958 में, और इसका इम्प्लीमेंट इसको किसने किया था, तो वो नाम है जी इस्कंदर मिर्ज़ा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसने हमसे सिर्फ थर्ड का पूछा है, उसकी डेट वगैरह पूछी है। हम सबको देख लेते हैं, क्योंकि अगर पेपर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आ जाता है, आपको पता हो, नाम पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं पूरा नहीं लिखूंगा। सेकंड मार्शल लॉ है, तो सेकंड जो है वो 25 मार्च 1969 में हुआ था, और इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो वो है जी जनरल याहिया खान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है, थर्ड मार्शल लॉ जो है, तो ये इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 25 जुलाई 1977, और ये आपको पता ही है किसने किया था, ये था जनरल ज़ियाउल हक, ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ वन पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है, इसकी जो डेट है वो 12 अक्टूबर है, ठीक है, स्पेलिंग सही है। और 12 अक्टूबर 1999, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, परवेज़ मुशर्रफ। तो वो आपसे डेट भी पूछ सकता है, वो नाम भी पूछ सकता है। यहाँ पे उसने थर्ड पूछ लिया है, वो फर्स्ट पूछ ले, सेकंड पूछ ले, किसने लगाया, कब इम्प्लीमेंट किया, क्या हुआ, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखने में तो ये एक एमसीक्यू है जो आपको बताया गया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको 4-5 तरह से बताया गया। मतलब नाम देखें तो 4 बातें ये हो गई, डेट देखें तो 4 बातें ये हो गई, तो एक एमसीक्यू में आपको 8 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे। आप इस लिहाज से तैयारी करते हो चीज़ों की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था, तो ये किया गया था जी 12 मार्च 1949 में, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था, कौन थे उस टाइम, लियाकत अली खान उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, अब लियाकत अली खान ने जो है इसको प्रेजेंट कब किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पहले प्रेजेंट किया था ना, तो वो कब किया था, वो किया था मार्च 7 1949 में, ठीक है। तो 12 को ये पास हो गई थी, 7 मार्च को इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था। और फिर नेक्स्ट है कि जी ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, तो इसको लिख लेते हैं। इट बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 2A, ठीक है। तो इसके तहत जो है ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गई थी। आगे चलें। नेक्स्ट है जी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब डिज़ोल्व हुआ था, तो अभी हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है। तहलील होने का जो साल है वो 1958 में, जब वो मार्शल लॉ की हमने बात की है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि देखें 14 अगस्त 1947 का तो पता है कि जी पाकिस्तान बना था, लेकिन अब ये है कि जो आइन है वो कब आया था, पाकिस्तान का आइन कब आया था, तो ये आया था 23 मार्च 1956 में, ठीक है, 23 मार्च 1956 में। और ये कितना टाइम बनता है, 1947 से लेकर 1956 तक, तो ये 9 ईयर्स।
अब वो क्वेश्चन इस तरह से भी आ चुका है कि कितने साल बाद पाकिस्तान का आइन मुतारिफ हुआ या उसको इन्फोर्स किया गया या लाया गया, तो ये 9 साल का पीरियड है। और अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट हुई तो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। दोबारा देख लेते हैं, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहला आइन आया था, वो डिज़ोल्व कब हुआ, 1958 में। हम डिस्कस कर चुके हैं मार्शल लॉ वगैरह को, उसमें ये मैंने बताया था। फिर मैंने कहा जी कि 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन आइन कब आया, 23 मार्च 1956 में। इसका मतलब 9 साल जो है ये आइन नहीं आ सका, तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। वो अब तक चला आ रहा है, अब तक हम उसी को फेस कर रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम जिनके मौजूदगी में ये आया था वो आइन, तो ये चौधरी मोहम्मद अली इनका नाम है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है कि हु इन्फोर्स मार्शल लॉ फॉर द सेकंड टाइम। अब देखें ना, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, अब ये एमसीक्यू में भी आई हुई है। ठीक है, तो सेकंड टाइम जो है वो जनरल जाहिया की बात है, और ये मैं अभी बता भी चुका हूँ कि इन्होंने कब किया था। मैं दोबारा बता देता हूँ, 25 मार्च 1969 में इम्पोज किया था मार्शल लॉ को। ठीक है, और बाकी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जनरल अयूब ने 1958 में किया, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है, जिसे एलएफओ कहते हैं, ये कब जारी किया गया था, तो इसकी डेट है 1970, 1970 में ये किया गया था। ठीक है, बेसिकली इसमें ये हुआ था कि जो एलएफओ था, एलएफओ, ठीक है, इट डिजॉल्व, इट आल्सो डिजॉल्व द वन यूनिट स्कीम। जब मैं पाकिस्तान अफेयर पे जाऊंगा तो मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी हिस्ट्री पढ़ानी है, 1947 से लेके 2023 तक या 2022 तक जो इवेंट्स हुए हैं। उससे पहले जो आपकी प्री पार्टीशन का टाइम पीरियड है 1857 से लेके 1947 तक, वो भी सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जा सकते कि ये वन यूनिट स्कीम क्या थी और ये सारा एलएफओ क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वन यूनिट स्कीम थी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, अभी है ना पंजाब सिंध वगैरह ये 4 सूबे और सारा कुछ 5 GB का भी है, तो पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये कहा जाता था। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट, जिसे शिमला मुआहदा भी बोलते हैं, ये किसके दरमियान साइन हुआ था, तो एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है, पाकिस्तान की साइड पे, और इंडिया की साइड पे जो है वो इंदिरा गांधी थी। बेसिकली ये एक, इसको ना पीस ट्रीटी भी कहा जाता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीस ट्रीटी इसको कहा जाता है। और ये जुलाई में हुई थी, 2 जुलाई में 1972 में। ठीक है, जुलाई 2 जुलाई 1972 में ये हुआ था। और अब एक और भी इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि ये जो ट्रीटी है ये किस जगह साइन हुई थी, तो जो एक जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे इंडिया में ये जो है वो ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट है जी कि कौन से मुल्क ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है इस्लामोफोबिया से रिलेटेड। आपको पता है ये रिसेंटली हुआ है, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो ये पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और इसको एज ए इस्लामोफोबिया के डे पर डिक्लेयर करवाया था। इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मसलन UNGA, जिसे हम वो क्या बोलते हैं, यूनाइटेड, मैं लिख लेता हूँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। ठीक है, इसने अडॉप्ट किया इसको, ठीक है, इस इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किसके बिहाफ पे करवाया था, ठीक है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसे बोलते हैं, OIC के बिहाफ पे पाकिस्तान इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब ये एक चीज़ और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो मार्च 15 है, अब ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि 15 मार्च को ही इसको कहा गया, क्योंकि 15 मार्च को ना, आपको शायद याद होगा जो लोग न्यूज़ सुनते हैं, न्यूजीलैंड में एक इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे भला, क्रिस्ट चर्च में। और वहाँ पे वो जिस तरह PUBG खेली जाती है और उस तरह से एक बंदा आया और उसने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, तो उनको शहीद किया था। तो 15 मुस्लिम्स वर किल्ड, ठीक है, एंड 40 इंजर्ड।
ठीक है, मस्जिद में उसने फायरिंग की थी और 51 मुसलमान जो हैं वो शहीद हो गए, उनको किल किया गया और बाकी 40 जो है ज़ख्मी किया गया। और ये 15 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ था न्यूजीलैंड में। तो इसलिए ये 15 मार्च को जो है वो इस्लामोफोबिया के डे के तौर पे इसको मनाया जाता है कि इस्लामोफोबिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक यू टर्न लिया था, ठीक है। और वो कब लिया था? 9/11। 9/11 कब हुआ था जी? 9/11 की जो डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये है सितंबर 11 2001 में, ठीक है। और बेसिकली अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके अगेंस्ट फिर एक पाकिस्तान ने भी फिर ठीक है, अमेरिका ने कहा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। तो फिर मुशर्रफ ने कहा ठीक है जी हम आपके साथ हैं। फिर एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक इनिशिएटिव लिया गया, एक जंग शुरू कर दी गई। तो ये उससे रिलेटेड है कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न लिया था 2001 में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। अब ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान रिपोर्ट है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर है जी, मोहम्मद अली बोगरा, ये प्राइम मिनिस्टर था। और ये बेसिकली इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये बंगाली प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 17 अप्रैल, ठीक है, 1953 से लेके टिल 12 अगस्त 1955, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये बंगाली प्राइम मिनिस्टर थे, सही। ये इनको ना हटा दिया गया था। फिर यही चीज़ें बुनियाद बनी थी कि जब बाद में फिर बांग्लादेश बना और वो सारा उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 1971 में कुछ हुआ और शुरू हो गया सारा काम। उसकी स्टार्ट काफ़ी पहले से हो चुकी थी। फिर वो शेख मुजीबुर रहमान और वो सारे इंसिडेंट्स और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद का जो नेम है वो किसने कॉइन किया, किसने इसका नाम रखा था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका है जी अब्दुल रहमान अमृतसरी। इन्होंने नाम इस्लामाबाद रखा था। और ये डेट भी आपको पता होना चाहिए कि कब इसका नाम इस्लामाबाद रखा गया, इस्लामाबाद का। तो ये 1959 में इसका नाम रखा गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी कि जब ये 1 यूनिट स्कीम को एबॉलिश किया गया था, जो मैं अभी बता रहा था, वेस्ट पाकिस्तान वाली, तो फिर कौन से ईयर में सिंध को प्रोविंशियल स्टेटस मिला था? तो सिंध को प्रोविंशियल स्टेटस मिला था 1970 में, 1970 में मिला था। जस्ट अ मिनट, ठीक है, 1970 में ये मिला था। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें ना, ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया है। कभी वो ये पूछ रहे हैं कि जी आइन कब आया, 1956 में, 23 मार्च में। कभी वो कह रहे हैं कितने साल बाद आया, तो हम कह रहे हैं 9 साल बाद। फिर वो कह रहे हैं एब्रोगेट या ख़त्म किसने किया, फिर हम उसका बता रहे हैं 1958 का बता रहे हैं। अब उसने कुछ और एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब वो कह रहे हैं जी कि ये इम्प्लीमेंट कितने अरसे तक रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तो ये अब आपको अगर 1958 वाली डेट भी याद है और 23 मार्च 1956 वाली डेट भी याद है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है। आप इजीली उसको कर सकते हो। तो ये है जी 2 साल और 6 महीने तक ये इम्प्लीमेंट रहा था। फिर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था और ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ना मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आगे जाके रिपीट हो रही हैं, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ नए एंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये 23 मार्च 1956 की डेट आपको पता होनी चाहिए कि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि इसको एब्रोगेट किसने किया था, मतलब किस शख्स ने किया था। तो उसका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा। अब आई होप आपको साथ साथ याद भी हो रहे होंगे और काफ़ी इसमें चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी और यकीनन याद हो रहे होंगे। उसके बाद इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कौन सी जो है इसमें की गई थी, तो इसमें उर्दू और बंगाली दोनों लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इसमें जो पाकिस्तान का जो नाम है वो क्या नॉमिनेट किया गया था, तो उस पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया था इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो आपके लिए पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस है, ओटीएस है, या कोई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके का है, कुछ भी है, ये सारा सब के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। जो पीएमएस की तैयारी करते हैं उसमें जीके का पेपर आता है 100 मार्क्स का, सीएसएस की करते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं
ये बज़ाहिर आपको 25 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं एक एक के अंदर इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि वो 25 नहीं बनते, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्या आ जाता है जी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि यहाँ पे जो गवर्नर, और यहीं पे इशू भी बना था, इसी पॉइंट पे इशू बना था, और फिर वो एक क्लैश आ गया और आइन ख़त्म हो गया। तो गवर्नर जनरल का ओहदा होता था पहले, उसको चेंज किया गया प्रेसिडेंट में। ठीक है, मतलब अब पहले जो करता धरता था वो गवर्नर जनरल था, फिर उसको चेंज करके ये किया गया कि अब जो ऊपर जो बैठेगा, जो हेड होगा, वो सदर होगा। ठीक है, अब जो सदर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सदर की जो एज है, एज कितनी होनी चाहिए सदर की? कम से कम तो वो 40 साल का होना चाहिए अगर उसको सदर बनना है तो। इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड एज इसे बोलते हैं। उसके बाद 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल्स थे वो 234 आर्टिकल्स थे, और इसमें जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में आइन की नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वरना तो मैं पूरा आइन पढ़ा दूँगा आपको यहाँ पे। और इसमें 6 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड तो हम देख चुके हैं कि कितने अरसे तक ये रहा था, मतलब कितने अरसे के बाद फिर ये ख़त्म हो गया और मार्शल लॉ लग गया। तो 2 साल 6 महीने एंड 14 डेज। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये मार्शल लॉ आ गया और ये ख़त्म हो गया था। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने ना एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी थी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो लेजिस्लेचर, ये यूनिकैमरल था। अभी देखें ना, हमारे पास बाई कैमरल और यूनिकैमरल क्या होता है। अभी देखें तो हमारे पास अपर हाउस है, लोअर हाउस है, मतलब एक सेनेट है, कौमी असम्बली है। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सेनेट भी है और सारा कुछ, तो ऐसा नहीं था। तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आगे चलते हैं। अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1956 द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू। अभी मैंने बताया कि 1956 के आइन में गवर्नर जनरल का ओहदा किस में चेंज हो गया था, तो आप लोगों को पहले से ही पता है, प्रेसिडेंट में। देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, आपको पहले से पता था क्योंकि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट डिस्कस किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, मैंने 25 पॉइंट्स ही बताने, 24 पे हम आ चुके हैं, बस ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट है कि अब देखें, पाकिस्तान में जो आइन आया था वो तो 1956 में आया, 1947 में पाकिस्तान बन गया, वजूद में आ गया। तो 9 साल तक कौन सा जो आइन है, या कौन सा ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे पाकिस्तान चलता रहा, या जिसको हम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक, अबूरी आइन का भी नाम दिया जाता है, तो वो है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसकी बेस पे फिर हमारा जो है वो मुल्क चलता रहा था, वरना आइन के बगैर तो नहीं चल सकता ना जो कोई भी मुल्क है। उसके बाद लास्ट वन, कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसका इंतकाल कब हुआ था, तो ये हुआ था जी 27 अगस्त 1971 में, सॉरी 1979 में। अब देखें, इसमें आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, तकरीबन 25 पॉइंट्स हैं, हम 25 पॉइंट्स ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जो मैं उसको, जो भी रिलेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो उसके इम्पॉर्टेंट हैं, कि आइन कब आया, कब बना, फिर इसके अलावा और काफ़ी सारे, मैंने फातिमा जिन्ना के बारे में बात की है। इस लिहाज इस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठते हो, आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप आसानी से उसको जो है वो कर लोगे। चलें जी, थैंक यू सो मच।